इस धरातल के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो हवाएं चलती है, ठीक है, तो उसमें वायुमंडलीय दाब की अहम भूमिका होती है। और अगर वायु दाब ना होता तो इस धरातल के ऊपर पवनों का चलना, हवाओं का चलना संभव नहीं था। तो आज हम विस्तार से इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले बात आती है भाई वायु दाब। ये वायु दाब होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हम धरातल पर रहते हैं, हमने ये देखा भी है कि वायु दाब डालती है। हवा जब चलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? दाब डालती है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात ये आती है कि वायु दाब को परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है, किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में पड़ने वाला दाब किसके द्वारा डाला जाता है? जो हवा के द्वारा डाला जाता है, क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या डेफिनेशन बन जाएगी, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायु दाब क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब जो होता है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, वायु दाब की खोज किसने की? अगर खोज की बात करें तो खोज की थी ग्यूरिक ने। किसने की थी? ग्यूरिक ने। यह वैज्ञानिक का नाम है ग्यूरिक। आगे बात समझ में? कब की थी? अगर सन पूछ लिया जाए तो 1651 में की थी। आगे बात समझ में? वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने की थी। कब की थी? 1651 में की थी। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। आगे बात समझ में? और वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने की थी, 1651 में की थी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात ये आती है कि वायु दाब को कैसे मापा जाता है, ठीक है। मापने की इकाई क्या है? मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये यंत्र है, ये क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, या वायु दाब मापी भी हम बोल देते हैं। तो आपने क्या नाम याद रखना है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। और इसकी जो इकाई होती है, वायु दाब मापने की जो इकाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होती है? एमबी। एमबी में मापा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलीबार। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए, वायु दाब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है, ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है? 1013.2 MB होता है। आगे बात समझ में? अगर सामान्य धरातल की बात करें, धरातल पर, ठीक है, अब देखिए 940 से लेकर 1060 MB तक, यानी कि ये सारे डाटा किस में है? MB। तो यानी कि नॉर्मल अगर हम धरातल की बात करते हैं तो कितना वायु दाब पाया जाता है धरातल पर? 940 से लेकर 1060 MB तक वायु दाब जो है वो धरातल पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कई बार हम ये देखते हैं भी कोई भी मैप दिया हुआ होता है इस प्रकार से, जैसे इंडिया की बात करें, इस प्रकार से लाइनिंग लगी होती है और इसमें MB में जो है माप लिखी होती है ना। तो वो क्या शो कर रहा होता है? देखिए, वायु दाब को जो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इकाई इसकी क्या होती है? MB होती है, ठीक है। अब देखिए, मानचित्र में अगर बात करें हम मैप के अंदर,
इनको जो है समदाब रेखाओं के माध्यम से शो किया जाता है। जो ये लाइनिंग लगी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। अब सिंपल सी बात ये आती है भी समदाब रेखाएं कौन सी होती है? जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? समदाब रेखाएं। अब इसका मतलब ये लाइन यूं शो हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है भी इस लाइन वाली जगह पर जो अगर बात करें हम वायु दाब की, वो कैसा है? एक समान है। आगे बात समझ में? तो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है? समदाब रेखाएं। आइसोबार बोला जाता है इनको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बात भी आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है भी धरातल पर सर्वाधिक वायु दाब कहां पर होता है? सर्वाधिक की अगर बात करें तो वो साइबेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जगह का नाम है इरकुटस्क, ठीक है। यहां विश्व में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? वायु दाब। लगभग जो है अगर बात करें हम लगभग में ही, ठीक है, 1075 MB के आसपास होता है, ठीक है। अब देखिए अगर सर्वाधिक कम की बात की जाए, ठीक है, तो ये होता है मरियाना, एक द्वीप है, ठीक है, के पश्चिम में, के पश्चिम में कितना होता है? 877 MB, ठीक है। ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक वायु दाब कहां पर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कहां होता है? साइबेरिया में। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो इरकुटस्क नाम की एक जगह है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक कम कहां होता है, तो मरियाना द्वीप के पश्चिम में होता है। कितना होता है? 877 MB। तो इतनी बातें जो है आपने वायु दाब के बारे में याद रखनी, क्या परिभाषा होती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि उसकी खोज किसने की थी, ठीक है। वायु दाब को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती है? आइसोबार होती है, जिनको हम समदाब रेखाएं बोलते हैं। समुद्र तल पर कितना जो है वायु दाब देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया था 1013 MB, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया होगा। ये बात भी आपने क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटीमीटर में, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि समुद्र तल में वायु दाब जो है कितने सेंटीमीटर होता है, तो 76 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है? 76 सेंटीमीटर, ठीक है। MB में बात करें तो 1013.2 MB, कहीं पर 25 भी लिखा होता है, 25 वो भी सही है, ठीक है। तो इतनी बात आपको जो है वायु दाब के बारे में याद रखनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से, भाई वायु दाब क्या होता है, ठीक है। तो वायु दाब की बात करें तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब। वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? MB होती है। तो इसकी खोज जो है ग्यूरिक ने की थी। कब की थी? 1651 में की थी। आगे बात समझ में? इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये पूछ लिया है समुद्र तल में 76 सेंटीमीटर या 1013.2 MB जो है वायुदाब पाया जाता है। उसके बाद हम धरातल पर बात करें तो नॉर्मल धरातल पर 940 से लेकर 1060 MB तक क्या पाया जाता है? वायुदाब पाया जाता है। अगर सर्वाधिक वायुदाब की बात करें तो साइबेरिया में देखने को मिलता है। कम की बात करें तो मेरियाना द्वीप के पश्चिम में कितना देखने को मिलता है? 877 MB। समान यानी कि वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं जो है जिनको आइसोबार यानी कि समदाब रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चलते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखते हैं कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है,
फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर जो आता है वो आता है टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान। ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट में आ रहा है जल वाष्प, वाटर वेपर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे भी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं इन पर। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की परिभ्रमण गति और जल वाष्प, ये ऐसे कारक हैं जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, अब हम सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है तापमान, सबसे पहले तो इस पर आ जाओ। ठीक है। तापमान, तो एक बात आपने याद रखनी है। वो बात क्या याद रखनी है, नोट करके मैं यहां लिख रहा हूं। क्या याद रखना है आपने भाई, तापमान और वायु दाब दोनों के अंदर जो संबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो संबंध पाया जाता है, वो कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत। कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत, यानी कि अपोजिट रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर तापमान उच्च हो गया तो दाब जो होगा, उल्टा कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है। अगर तापमान इस एरिया में हमेशा बर्फ जमी रहती है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होता है, यहां पर लो होता है। ठीक है। अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तापमान जो है वायु दाब को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, ज्यादा कुछ हमने याद नहीं रखना है इसके अंदर, सिंपल सी आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है तो इसको हम जितना मर्जी बढ़ाकर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। और आपको ये बात तो हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी, वायु दाब में भी अगर हम मानसून वाला टॉपिक करेंगे तो भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, पवनों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अपने दिमाग में इस बात को अच्छे तरीके से बसा लो। ठीक है। क्योंकि वायु दाब के कारण ही हवाएं चलती है, विंड चलती है ना, और विंड जो चलती है हमेशा उच्च वायु दाब से कहां चलती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। आगे बात समझ में। तो मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर मैं आपको ये पॉइंट जो है वो आपको मैं वापस से पढ़ा दूंगा। ठीक है। और लाइक जरूर किया करें आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक किया करें। ठीक है। और उसके बाद लाइक से क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से जो है वीडियो आपके सामने लेकर आए। ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर आप हमें कमेंट करिए कि आप जो है इस वीडियो को वापस बनाइए। हम आपके लिए नए तरीके से नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो तापमान की बात होगी, आपको ये समझ में आ गया भी तापमान जो है किस प्रकार से वायु दाब को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट।
दूसरा पॉइंट जो था समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखिए इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये जो एरिया दिया हुआ है, ये कौन सा एरिया है? समुद्र का एरिया, ठीक है। अब एक बात ये भी याद रखना, जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भाई? समुद्र तल से, तल का मतलब क्या होता है? जहां तक ये पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ है, ये क्या है? इसका तल हो गया। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तापमान में क्या आती है? कमी, ठीक है। ये बात आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। अब देखो अगर हम बात करें वायुदाब की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? वायुदाब की। वायुदाब भी ऊंचाई के साथ, वायुदाब भी क्या होता है? ऊंचाई के साथ क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। ये बात आप, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायुदाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम हो जाएगा? अगर हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो 34 MB जो है वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था भाई तापमान और वायुदाब में जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? अपोजिट पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहां तो अपोजिट वाला जो रूल है वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए उसका कारण क्या होता है? देखिए आपने ये सुना होगा कि हवाएं जो है, जो धरातल के बिल्कुल समीप चलती है हवाएं, ठीक है, तो जब धरातल गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके संपर्क में आने के कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। हवाएं जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्की। हल्की होने के बाद ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? ऊपर उठना शुरू, ठीक है। तो अब ऊपर उठती हुई वायु का जो वायुदाब होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। इसी कारण जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वायुदाब भी क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में इतनी? तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने एक ही बात याद रखनी है कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वायुदाब भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 34 MB वायुदाब जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, आपको यह तो पता है कि पृथ्वी जो है रोटेशन कर रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है, लगा रही है ना। अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण वायुदाब में क्या आता है? अंतर आता है। वायुदाब में क्या आता है? अंतर आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बेटर तब समझ में आएगा जब आप जो है वायुदाब की जो बेल्ट है, पेटियां हैं, जब मैं आपको वो करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको जो है ये बातें ऐसी बताई जाएगी जो इससे संबंधित होगी, तब ये पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहां पर समझाने की कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। नहीं तो जब हम वो बात करेंगे एयर प्रेशर बेल्ट की, तब मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर वापस लेकर जाऊंगा भी क्या ये वाली बातें जो मैंने आपको वहां पर बताई थी क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर जो है लगातार घूम रही है, ठीक है। घूमने की वजह से क्या होता है
एयर प्रेशर, यानी कि अगर बात करें वायु दाब की तो उसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री और ये है 35 डिग्री, और अगर हम यहां चलें 60 डिग्री और 65 डिग्री, और यहां पर आपको पता है 90 डिग्री हो गया। ये सेम कंडीशन जो होती है यहां पर होती है, ठीक है, 30 से 35, और बात करें अपने 60 से 65, और यहां पर 90 डिग्री। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूं, ये वाला जो एरिया है 0 से 5 डिग्री 5 डिग्री, इस एरिया में अगर हम बात करें एयर प्रेशर की तो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो। इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। वायु दाब क्या होता है, उच्च। इतनी बात याद रखनी है एक बार माइंड में आपने। 0 से 5 डिग्री तक की बात करें उत्तर और दक्षिण में तो एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। 30 से 35 डिग्री की बात करें तो उच्च होता है। 60 से 65 की बात करें तो कैसा होता है, निम्न होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था, तापमान और वायु दाब में जो रिलेशनशिप पाई जाती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या बढ़ती है, सीधी बढ़ती है। तापमान क्या होता है, तापमान, तो यहां पर तो तापमान जो है क्या है, उच्च है, तो दाब कैसा हो गया, निम्न हो गया। यहां तो ये रूल जो है फॉलो हो रहा है, तो लो लिखा हुआ है तो निम्न है, सिंपल सी बात है। यहां पर तो ये रूल फॉलो हो गया। अगर हम 30 से 35 की बात करें यहां पर, तो यहां पर भी तापमान कैसा होता है, टी की बात करें तो वो तो क्या होता है, हाई होता है। पी की बात करें वो क्या होता है, लो। लेकिन यहां पर वायु दाब कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। कंडीशन ये होनी चाहिए, रियल कंडीशन ये है, लेकिन ये नहीं होती, क्या होता है, उच्च होता है। और अगर यहां की बात करें अपने इस एरिया की, तो यहां पर T जो है वो क्या होता है, L होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है, अगर हम P की बात करें तो यहां पर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, रियल कंडीशन ये होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती, क्या होती है, उल्टा होती है। यानी कि एयर प्रेशर हाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, लो होता है। और यहां पर उच्च की जगह क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, रियल कंडीशन यहां पर क्यों नहीं लागू हो रही, उसका कारण ये है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी कि क्या कर रही है, रोटेशन, चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, घूम रही है, जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण ये जो कंडीशन है यहां से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे बात समझ में, बात समझ में आई। यहां पर कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, लेकिन निम्न पाया जाता है ना। ठीक है, यहां की जो हवाएं होती है ऊपर उठती है और यहां पर आकर क्या होती है, वो नीचे उतर जाती है। वो किस वजह से होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही ऐसा होता है। तभी तो ये कंडीशन पाई जाती है। आई बात समझ में, तभी तो क्या पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाती है। जो एक्चुअल कंडीशन है वो तो ये है, ऐसा नहीं है, और कंडीशन क्या है, इससे उल्टी है यहां पर। ठीक है, और क्यों हो रहा है ऐसा, वो किस वजह से हो रहा है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण हो रहा है। इसी पॉइंट को मैं जब आपको वायु दाब की पेटियां करवाऊंगा उसमें एक बार फिर से इस पॉइंट को लेकर आऊंगा आपके सामने, ताकि आपको वहां पर बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर मैंने सिंपल सी बात लो, उच्च, निम्न ये बातें लिख दी है, लेकिन पूरा नाम जब मैं लिखूंगा, जब बताऊंगा आपको, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि कुछ पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, और जब आपको वायु दाब की पेटियों के बारे में पता चल जाएगा ना, तब आपको ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई आपको? अब चलते हैं अपने आगे। चौथा पॉइंट है और अंतिम भी है, ठीक है। वाटर वेपर बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल वाष्प। अब देखो ये भी वायु दाब को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है ये वायु दाब को? प्रभावित। कैसे करता है? अब इसके बारे में क्या याद रखना है, ठीक है। जल वाष्प जो होती है, जल वाष्प की बात कर रहे थे, ये कैसे जो है प्रभावित करती है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को। एक बात याद रखना, जल वाष्प जो होता है ये हवा से, विंड से क्या होती है? हल्की होती है। वाटर वेपर क्या होती है? हल्की होती है। आगे बात समझ में? अब देखिए जब हवा की हम बात करें, हवा में जल वाष्प जो है, जल वाष्प की मात्रा जो है अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायु दाब क्या हो जाएगा? कम। क्या बोला मैंने? वापिस से रिपीट करते हैं। जब हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ही वायु जो है शुष्क हो जाती है, हवा कैसी हो जाती है? शुष्क, तब वायु दाब क्या हो जाता है? वायु दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही बात आपने याद रखनी है, ठीक है। भी जल वाष्प जो होती है वो हवा से, विंड से क्या होती है? हल्की होती है। जैसे ही हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही वायु जो है वो कैसी हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी, तो वायु दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा।